हेलो बच्चों, मैं शिव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी पर। इस चैनल पे मैं शिव त्रिपाठी आप सभी को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। रैंकर्स बैच में इंग्लिश की आज पहली क्लास है। इस बैच में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का ही सिलेबस मैं शिव त्रिपाठी आप सभी को कवर कराने वाला हूं। तो आज रैंकर्स बैच की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जो कि है ए लेटर टू गॉड वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में दो बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी की। पहली बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक चलती है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये दो बुक ऑफिशियल बुक हैं जो कि यूपी बोर्ड में चलती हैं। मैं फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने ओपन करके रखें और आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अगर हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं तो आप साथ के ही साथ उन्हें नोट डाउन कर दिए, ताकि जब आप उस लेक्चर को या उस चैप्टर को रिवीजन करें तो वो चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक विद पेंसिल अपने साथ रखनी है मेरा वीडियो देखते हुए। तो मैं स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जिसके ऑथर हैं जीएल फ्यूंटिस। आपको ऑथर का नेम, हर चैप्टर के ऑथर का नेम आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड उसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटिस। ठीक है, बिफोर यू रीड, देखो ये स्लाइड मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया हूं, इसको आपको पढ़ना नहीं है। इस पूरी स्लाइड में इस चैप्टर की समरी दे रखी है, पूरे चैप्टर की स्टोरी बता रखी है। तो मैं इसको आपको ओरली बता दे रहा हूं, इसको पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है। तो देखिए होता क्या है, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, वो एक किसान होता है और अपने खेत में मक्के की फसल को किए होता है। ठीक है, उस मक्के की फसल को एक डाउन प्योर मतलब एक मूसलाधार बारिश या हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो वो उसकी फसल काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, मौसम इतना खराब हो जाता है कि मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी होती है, जिसकी वजह से लेंचो की सारी फसल जो उसका आय का एकमात्र संसाधन था वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। और लेंचो बहुत ही दुखी हो जाता है कि अब भगवान मेरा आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा, मैं आगे इस वर्ष भर कैसे खाऊंगा, क्या खाऊंगा। तो इसके लिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें वो मनी की डिमांड करता है, पैसे की मांग करता है। इसका दूसरा कैरेक्टर जो है वो है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर भी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। तो ये रहे इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर और ये रही पूरे चैप्टर की समरी। आगे मैं आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट ना आए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है एनसीईआरटी की का पहला पैराग्राफ यहीं से इसकी स्टार्टिंग है। चलिए देखते हैं। दी हाउस का मतलब हो गया, दी लग गया आगे तो इसका मतलब हो गया ये उसी घर को स्पेसिफिक कर दिया, यानी कि वह घर। दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली। दी ओनली का मतलब हो गया केवल, वन का मतलब हो गया अकेला, इन मतलब में, इंटायर का मतलब हो गया क्या, इंटायर का मतलब हो गया संपूर्ण, संपूर्ण मतलब होल, पूरी घाटी में, और वैली का मतलब क्या हो गया, घाटी में। तो दी हाउस वह घर, दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था। ये देखिए यहां पर मैंने इमेज लगाई हुई है बिल्कुल इसी प्रकार से कि ये जो घर है वो पूरी वैली में, पूरी घाटी में अकेला घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट का मतलब हो गया स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब हो गया निचली पहाड़ी, क्रेस्ट का मतलब हो गया टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हिल का मतलब हो गया किसी भी पहाड़ी के शिखर पर, ऊंची चोटी पर। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। यहां से फ्रॉम दिस हाइट,
इस ऊंचाई से वन मतलब कोई भी कुड सी दी, कोई देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए भुट्टो के खेत। द फील्ड का मतलब हो गया खेत, राइप का मतलब हो गया पके हुए, और कॉर्न का मतलब हो गया भुट्टा या मक्का। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड का मतलब हो गया लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स मतलब फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी उपज का वादा करते थे, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing the earth needed जो एकमात्र चीज अर्थ मतलब खेती को needed मतलब आवश्यकता थी, was a downpour। डाउनप्योर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और लगा है इसका मतलब हो गया अथवा, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, ए शावर एक हल्की फुल्की बारिश। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट का मतलब हो गया संपूर्ण, मॉर्निंग लेंचो संपूर्ण सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो हु का मतलब हो गया यहाँ पर जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब हो गया, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, थोड़ा टफ है, इसका मतलब हो गया अच्छी तरीके से। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इंटीमेटली का मतलब हो गया घनिष्ठता से या अच्छी तरीके से। इंटीमेटली आपको भी अपनी बुक में पेंसिल से लिख लेना है, इंटीमेटली घनिष्ठता से। बच्चों आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। आगे लिखा है हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, उसने कुछ भी नहीं किया था परंतु सी द स्काई आसमान को देख रहा था। टुवर्ड्स का मतलब हो गया की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान को देख रहा था। इसके आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर, लेंचो कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट हमें वास्तव में, रियली का मतलब हो गया वास्तव में, गेट का मतलब हो गया प्राप्त, तो अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। वुमेन, यहां पर वुमेन का मतलब हो गया औरत, जो कि उसकी पत्नी है। दी वुमेन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो कि रात्रि के भोजन का खाना बना रही थी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट मीनिंग और है सपर, सपर का मतलब हो गया रात्रि का भोजन। मैं इधर लिखे दे रहा हूं, आपको भी अपने बुक में पेंसिल से हाईलाइट कर लेना है। सपर का मतलब हो गया रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात्रि का भोजन, ठीक। इसके आगे देखते हैं। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर वह औरत जो कि रात्रि के भोजन का खाना बना रही थी या पका रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग हाँ यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दी ओल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन दी फील्ड वो खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल, वाइल का मतलब हो गया क्या, जब कि। द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे, प्लेइंग नियर दी हाउस घर के समीप में, नियर का मतलब हो गया समीप में, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, घर के समीप में खेल रहे थे। अंटिल दी वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अंटिल का मतलब हो गया जब तक, दी वुमेन वह औरत, कॉल्ड टू देम ऑल जब तक वह औरत उन सभी को नहीं बुलाती है, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाना खाने का समय था। जस्ट एज क्रेस्ट टॉप ऑफ ए हिल, जैसा कि पहाड़ी के शिखर पर। आगे आते हैं, लिखा हुआ है लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड का मतलब हो गया भविष्यवाणी, में ऊपर लिखे दे रहा हूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हो गया भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल,
बड़ी बूंदे, बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदे, बिगेन मतलब प्रारंभ हो जाती हैं, टू फॉल मतलब गिरना। लेंचो, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इन दी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व। ह्यूज, ह्यूज मतलब हो गए क्या, बड़े। माउंटेन्स मतलब पहाड़। ऑफ क्लाउड्स, ऑफ क्लाउड्स का मतलब हो गया बादलों की। तो बादलों के बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व दिशा में कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब हो गया की ओर आते हुए। यहां से मैं लिखे दे रहा हूं, अप्रोचिंग का मतलब होता है की ओर, की ओर। आपको हाईलाइट करते रहना है ताकि आपको, अगर आप भूल भी जाएं, आप दोबारा से रिवीजन करें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजी थी, एंड स्वीट और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यहां पर द मैन लेंचो की बात कर रहा है कि वह आदमी बाहर गया, नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए ही वह बाहर गया। प्लीजर ऑफ फीलिंग मतलब अनुभव, और रैन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश की, ठीक है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस निकला, ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब हो गया वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि यह सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है। रेन ड्रॉप्स का मतलब हो गया बारिश की बूंदे। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग का मतलब हो गया गिरना, फ्रॉम मतलब से, द स्काई, तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह सिर्फ और सिर्फ पानी की बूंदे नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, उसने बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से की। क्या कहा उसने कि दे आर न्यू कॉइन्स, न्यू मतलब नए, कॉइन्स मतलब सिक्के, वह नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स, उसने बड़ी बूंदों की तुलना किससे की, आइए देखते हैं। 10 सेंट पीसेस, अपने यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया, ऐसे ही ये जहां की स्टोरी है वहां की करेंसी है सेंट। तो जो बड़ी बूंदे हैं उसकी तुलना उसने 10 सेंट पीसेस से की। एंड द लिटिल वंस, लिटिल का मतलब हो गया छोटी, वंस मतलब बूंदे, यहाँ पर वंस किसके लिए है, बूंदों के लिए। और जो छोटी बूंदे हैं वो 5-10 सेंट पीसेस की हैं। आगे आते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद मतलब हो गया साथ में, आ मतलब हो गया एक, सेटिस्फाइड का मतलब हो गया संतुष्ट भरे, एक्सप्रेशन का मतलब हो गया भैया जी भाव से, एक संतुष्ट भरे भाव से, ही रिगार्डेड वह देखता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड मतलब खेत, राइप कॉर्न का मतलब हो गया पके हुए भुट्टे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, पके हुए मक्के के खेत को फूलों के साथ वह देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, इन ए कर्टेन ऑफ रेन जो कि बारिश की बूंदों से लिपटे हुए थे। पूरा एक बार कलेक्ट करते हैं। ही रिगार्डेड उसने कहा, सॉरी, वह देखता है अपने पके हुए मक्के के खेत को जो कि फ्लावर्स विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ में, जो कि बारिश के पर्दे में या बारिश की बूंदों से ढके हुए थे। आगे देखते हैं। बट सडनली, बट मतलब हो गया किंतु, सडनली का मतलब हो जाता है अचानक। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तेज, ताकतवर, वाइंड का मतलब हो गया हवा, बिगेन का मतलब हो गया शुरू हो जाती हैं, टू ब्लो बहना, या स्टार्ट हो जाती है चलना। तो बट सडनली किंतु अचानक एक तेज हवा चलना प्रारंभ हो जाती है। एंड अलोंग विद, देखो अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, और उसके साथ में द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ में हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, बहुत बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। आगे देखते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज का मतलब हो गया वह, ट्रूली मतलब वास्तव में, डिड रिजेंबल का मतलब प्रतीत हो रहे थे,
न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह। वह वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, दी बॉयज, आगे देखते हैं। दी बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू दी रेन, दी बॉयज मतलब लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व खुद को बाहर निकाल के लाते हैं, टू दी रेन बारिश में। दी बॉयज जो बाहर निकलते हैं बारिश में, रैन आउट भागते हैं या दौड़ते हैं, टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, दी फ्रोजन पेल्स जमे हुए पानी के बूंद या जमी हुई बर्फ को इकट्ठा करने के लिए लड़के खुद को बारिश में निकालते हैं और दौड़ते हैं, रैन आउट और दौड़ते हैं, टू कलेक्ट दी फ्रोजन पेल्स जमी हुई पानी की बूंदों को या जमी हुई बर्फ को। वैसे तो पेल्स का मतलब क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं मोती, पर यहां पर वो इसकी तुलना जमी हुई पानी की बूंदों से कर रहा है, ठीक है ना। रैन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पेल्स, बाहर दौड़े कलेक्ट करने के लिए जमी हुई बारिश की बूंदों को। आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड दी मैन, ये पूरा देखिए, एक्सक्लेम्ड दी मैन से उठाते हैं। यहां पर दी मैन मतलब लेंचो कहता है, एक्सक्लेम्ड करता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में, इट इज रियली का मतलब हो गया यह वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ बहुत ही या बुरा हो रहा है, अब यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड दी मैन, लेंचो कहता है या वह आदमी कहता है, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूं, कौन आशा करता है, लेंचो, इट पासेस, यह गुजर जाए, क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन होता क्या है, यह जल्दी से नहीं गुजरता। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरता। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, एक घंटे के लिए, एन आवर एक घंटे के लिए, द हेल ओले, रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे एक घंटे के लिए जो ओले बरसे, कहां कहां पर ओले बरसे, घर पर, उसका जो एकमात्र घर था उस पर, द गार्डन जो कि लेंचो का बगीचा था, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में, और ऑन द होल वैली मतलब संपूर्ण घाटी में। तो इतनी जगह पर एक घंटे तक ओले बरसे, जिससे होता क्या है वो आगे एक्सप्लेन किया गया है। द फील्ड वॉज वाइड, द फील्ड मतलब खेत, वाज मतलब थी, जो खेत था वो सफेद था, एज जैसे कि, इफ कवर्ड विद सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब नमक, कवर्ड मतलब ढक गया हो, जैसे कि वह नमक से ढक गया हो, पूरा खेत ऐसे सफेद हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट मतलब नहीं, अ लीफ का मतलब हो गया पत्ती, एक भी पत्ती, रिमेन्ड मतलब रह गई या शेष बची, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। आगे देखते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसके खेत में मक्के की फसल थी उसकी बात की जा रही है कि द कॉर्न जो मक्के की फसल थी या जो भुट्टे की फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मतलब पूरी, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। तो जी द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके मक्के की फसल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग मैं लिख देता हूं इधर, आप लोग भी नोट कर लेना, डिस्ट्रॉयड। नष्ट हो जाना, ये देखिए पूरा इसी तरीके से हेलस्टोन, मैंने इमेज के माध्यम से, इमेज के मीडियम से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और कोई भी डाउट ना आए, क्योंकि मेरा मेन रीजन है कि आपको डाउट नहीं बचना चाहिए और एक एक वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो डिस्ट्रॉयड का मतलब हो गया नष्ट हो जाना। आप लोग भी लिख लीजिए, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते ही हैं, बनते नहीं हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे से आपको एक अच्छे वे में एक्सप्लेन किया जाए। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल थी वो संपूर्ण तरीके से बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी।
दी फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम दी प्लांट्स, फ्लावर्स मतलब फूल, वर मतलब थे, गोन मतलब चले गए, फ्रॉम दी प्लांट्स पौधों से, पूरा कलेक्ट करते हैं, दी फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम दी प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो जा चुके थे, मतलब झड़ चुके थे। आगे कहते हैं लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोस मतलब लेंचो की, सोल मतलब आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विद सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा, भाई जिसका खेत खराब हो जाएगा तो उसकी आत्मा तो दुख से भरी जाएगी, तो वही आगे कहा गया है कि लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। आगे देखते हैं when the storm had passed, when का मतलब हो गया जब, the storm जब तूफान, had passed गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, he stood, he मतलब वह, stood मतलब खड़ा था, in the middle, in the middle का मतलब हो गया बीचों बीच में, of the field खेत के बीचों बीच में, इस तरीके से देखिए खेतों के बीचों बीच में वह खड़ा था, कब, जब तूफान संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से जा चुका था, पास्ट अवे था। आगे देखिए, आगे कह रहा है एंड सैड टू हिज सन्स, एंड मतलब और, सैड मतलब कहता है, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड, लोक्टस का मतलब होता है टिड्डी, इधर लिखा हुआ है इंसेक्ट मतलब कीड़े, विच फ्लाई इन बिग सॉन्ग्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, आप इसको मत पढ़िए, आप सिंपल समझिए कि लोक्टस का मतलब होता है टिड्डियां, तो ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड एक टिड्डियों का झुंड, आगे देखते हैं, एक मिनट बच्चों, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड यहां से, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का समूह या एक टिड्डियों का झुंड, हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे अधिक छोड़ देता, दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल का मतलब हो गया इस ओलावृष्टि ने, हैज लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने अपने पुत्र से क्या कहा, अपने सन से क्या कहा कि ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड एक टिड्डियों का झुंड, हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे कई ज्यादा छोड़ देता, दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे कलेक्ट करते हैं, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस मतलब इस, ईयर मतलब साल, वी मतलब हमारे पास, विल हैव नो कॉर्न कोई भी मक्का नहीं होगी, तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी। आगे कलेक्ट करते हैं, आगे लिखा हुआ है दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल, दैट मतलब वह रात्रि, वॉज ए सॉरोफुल वह रात्रि दुख भरी थी, सॉरोफुल का मतलब हो गया दुख भरी थी। आगे लिखा हुआ है ऑल आवर वर्क हमारा पूरा कार्य, हमारा संपूर्ण कार्य, फॉर नथिंग नष्ट हो गया या बेकार हो गया, हमारा सारा कार्य बेकार हो गया। देयर इज नो वन, देयर मतलब यहां, नो वन मतलब कोई भी नहीं, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सके। पूरा सेंटेंस कलेक्ट करते हैं, देयर इज नो वन यहां कोई भी नहीं है, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस हमारी मदद कर सके। आगे देखते हैं, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। आगे देखते हैं, बट इन दी हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलाइटरी हाउस, समझो आगे कह रहा है बट किंतु, इन दी हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन दैट सोलिटरी उस एकांत में, उस एकांत, सोलिटरी हाउस मतलब एकांत में स्थित घर में जो लोग रहते थे उन सभी के मन में क्या था, इन द मिडिल ऑफ वैली, सॉरी यहां तक पूरा है सेंटेंस। आगे देखते हैं, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, दी वैली मतलब घाटी के, मिडल मतलब बीच में। पूरा यहां से एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं कलेक्ट कर देता हूं, बट इन दी हर्ट्स ऑफ ऑल किंतु उन सभी के हृदय में जो कि रहते थे, सोलिटरी हाउस
इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी में स्थित था, उस एकांत घर में जो भी लोग रहते थे उन सभी के हृदय में क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, सॉरी, देयर वॉज ए सिंगल होप। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आशा, एकमात्र उम्मीद बची हुई थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे कलेक्ट करते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लाइस, इवन मतलब यद्यपि, थू दिस सीम्स का मतलब होता है यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह संपूर्ण नष्ट, संपूर्ण तबाही की तरह प्रतीत होता है, फिर भी डू नॉट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो मतलब कोई भी, नो मतलब नहीं, वन मतलब कोई भी, डाइज ऑफ हंगर, यहां कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यह जो वह कहते हैं, दे से मतलब वे कहते हैं, दैट्स वॉट यह वह कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी, फिर से आगे वही रिपीट किया गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। मैं दोबारा इसको कलेक्ट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया है। पहले आगे पढ़ते हैं। ऑल थ्रू दी नाइट, दी नाइट मतलब रात्रि में, ऑल मतलब थ्रू मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रात्रि में, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली मतलब एकमात्र, ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता है। वो आशा क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि बताया गया है, सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। हुज आइज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि बताया गया है, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब किसी के हृदय में, किसी के अंतर आत्मा की गहराई में कुछ भी छिपा हो, वह भगवान से नहीं बुझता। मतलब भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। यहां पर वो लेंचो रात्रि में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। लेंचो, आगे लेंचो के बारे में बताया गया। मैं इस पूरे पैराग्राफ को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप टेंशन मत लीजिए, अब बस मेरे साथ लगे रहिए, आगे देखते रहिए। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में लेंचो एक बैल था। यहां पर उसकी तुलना एक बैल से की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत मेहनती किसान था, इसलिए। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड, जो कि कार्य करता था खेतों में जानवरों की तरह। समझ में आई बात? बट स्टिल ही न्यू, पर वह, बट मतलब किंतु, स्टिल मतलब अभी भी या थोड़ा बहुत जानता था। ही न्यू, सॉरी, स्टिल का मतलब हो गया जानता था, सॉरी, बट स्टिल ही न्यू, किंतु वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। पर फिर भी, स्टिल का मतलब होता है, सॉरी, फिर भी, किंतु फिर भी, ही मतलब वह, न्यू मतलब जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखते किस प्रकार से। भले ही वो एक जानवरों की तरह अपने खेतों में कार्य करता हो, उसकी तुलना हमने बैल से कर दी, लेकिन बट स्टिल, किंतु फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, किस तरीके से लिखते हैं। दी फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को, फॉलोइंग मतलब अगले, संडे मतलब रविवार को, एट डे ब्रेक, छुट्टी के दिन पर या छुट्टी के ब्रेक पर, ही बिगेन, वह प्रारंभ करता है, टू राइट, लिखना, ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, विच मतलब जिसको, ही मतलब खुद, वह, हिमसेल्फ मतलब खुद से, वुड कैरी, लेकर के जाएगा, टू टाउन, शहर को या कस्बे को, ठीक। एंड प्लेस इन दी मेल, और मेल बॉक्स में डाल करके आएगा। आप देखते होंगे कि डाकघरों के आगे एक मेल बॉक्स होती है जिसमें लेटर को पोस्ट किया जाता है, डाला जाता है। तो वहीं पे यहाँ बात की जा रही है कि आगे देखो, ये लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो लेटर लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, जिसको वह खुद लेकर के जाने वाला है। कहाँ? टाउन, कस्बे में या शहर में। एंड प्लेस इन दी मेल, और मेल में डालने वाला है। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह सिर्फ और सिर्फ भगवान को एक पत्र था। यहां पे लिखा है इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड,
सिर्फ और सिर्फ भगवान को एक पत्र था। 1 मिनट रुकते हैं बच्चों, थोड़ा पानी पी लूं, तब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, ऊपर से एक बार देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको दोबारा कलेक्ट करूंगा। रिवीजन कर लीजिए तब तक। और फिर मैं आज यहीं तक रखूंगा, इसी स्लाइड तक। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको कल लेकर के जाऊंगा। देखिए स्ट्रेटजी मेरी क्या रहने वाली है। मैं सबसे पहले एक पार्ट में या 2 पार्ट में आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी समरी कराने वाला हूं एकदम अच्छे से। और फिर भी अगर आपको उस समरी में या थ्योरी में कुछ भी डाउट बच जाता है तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद में एमसीक्यूज, बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनके माध्यम से भी समरी को कवर कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एकदम कट टू कट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 से 2 वीडियो में समरी को कवर कराने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज लेकर के आने वाला हूं, और उसमें भी मैं अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट बच जाता है समरी में तो वो कवर करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ को मैं फिर से कवर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसके बाद फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। देखो इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग यहां से होती है, यहां से When the storm had passed, जब तूफान गुजर चुका था, he stood in the middle of the field, ही मतलब वह, stood खड़ा था खेत के बीचों बीच में। देखो रिवीजन कर रहा हूं तो उस हिसाब से थोड़ा स्पीड में लेकर के जाऊंगा। And said to his son, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, अपने पुत्र से कहता है, a plague of locust wood, a plague of लोकटस का मतलब हो गया टिड्डी, प्लेग का मतलब हो गया झुंड, टिड्डियों के झुंड को हम प्लेग बोलते हैं। तो ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड, एक टिड्डियों का झुंड, आगे देखिए, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कई अधिक छोड़ देता। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कुछ भी खेती कुछ भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात्रि एक दुख भरी दर्द भरी रात्रि थी। आगे कहता है ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आगे कहता है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। ठीक, बट इन दी हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन दी मिडल ऑफ दी वैली, पर बट मतलब हो गया किंतु, इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस एकांत घर में जो कि दी वैली घाटी के मिडिल मध्य में स्थित था। पर उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर जो कि घाटी के मध्य में स्थित था, देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। क्या थी आशा? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन यद्यपि यह ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि संपूर्ण नष्ट हो चुका है, मतलब सारे की सारी खेती, सारे की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, फिर भी डू नॉट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। ठीक है, आगे आते हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वह लोग, दे मतलब वे ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार आता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू दी नाइट, उस संपूर्ण रात्र में। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था लेंचो को। हुज आइज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब इवन मतलब यद्यपि, वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि किसी के दिल के भीतर की चीज ही वो क्यों ना हो, किसी के अंतर आत्मा की ही वह चीज क्यों ना हो, भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। ठीक है,
आगे लेंचो का कुछ बताया गया। देखो लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक मतलब आना तय ही है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो लेंचो हु वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जो कि एक बैल की तरह आदमी था। बैल की तरह के आदमी का मतलब वो एक बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड, खेत में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल, किंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था, हाउ मतलब किस प्रकार से, टू राइट लिखना, मतलब बट फिर भी, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। आगे देखते हैं, दी फॉलोइंग संडे मतलब दी नेक्स्ट संडे, आगे आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक मतलब छुट्टी के दिन में, ही बिगेन वह स्टार्ट करता है, ही बिगेन वह प्रारंभ करता है, टू राइट लिखना, अ लेटर एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ मतलब विच मतलब जिसको, ही मतलब वह, हिमसेल्फ मतलब खुद से, जिसको वह खुद से, वुड कैरी, कैरी मतलब ले जाने वाला है, वुड कैरी ले जाने वाला है, टू टाउन कस्बे में या शहर में, एंड प्लेस इन दी मेल और मेल बॉक्स में डालने वाला है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान को एक पत्र था। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। मैं यहां से थोड़ा चैप्टर आगे बचा हुआ है, 1, 2, 3 और 4, मात्र 4 स्लाइड्स बची हुई हैं जिसको मैं कल कवर कराने की कोशिश करता हूं और करूंगा सॉरी। और अगर टाइम बचेगा तो मैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ थ्योरी में डाउट बचता भी है तो वो मैं क्वेश्चन आंसर के मीडियम से आप सभी को कवर करा दूंगा। तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं एक लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगा आपको कि ये वीडियो लेट हुआ। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था डेली वीडियो रिकॉर्ड करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था बच्चों, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, या कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।